यह बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए 100 क्वेश्चन का पहला प्रैक्टिस सेट है। बीपीएसएससी द्वारा अब तक जितने भी एग्जाम लिए गए हैं सभी एग्जाम के क्वेश्चन का पैटर्न देखते हुए यह प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। इसमें सभी विषय से टोटल 100 क्वेश्चन है, जिसमें आपके लिए टारगेट है 65 प्लस क्वेश्चन की। 2019 पीटी एग्जाम में जनरल कैटेगरी का 100 में से 66 क्वेश्चन सही बनाने पर रिजल्ट हुआ था। आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा बनाइए। पहला क्वेश्चन है 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी शहर पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। इस बम में क्रमशः प्रयोग किया गया था। 5 से 6 सेकंड का आपको समय लेना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सभी ऑप्शन देख लीजिए। छः अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय बम गिराया गया था। बम का नाम भी आपको याद रखना है। 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर फाइटमैन बम गिराया गया था और यह बम जो बना था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर पर जो बम गिराया गया था, इसमें जो प्रयोग किया गया था यूरेनियम के समस्थानिक यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर जो बम गिराया गया था फाइटमैन, इसमें जो प्रयोग किया गया था प्लूटोनियम के समस्थानिक 239 का। प्लूटोनियम का जो संकेत होता है पीयू होता है, पीयू 239 का प्रयोग किया गया था। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, यूरेनियम और प्लूटोनियम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस परियोजना को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बुक्सा बांध परियोजना। बुक्सा बांध परियोजना को 1992 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा। यह जो परियोजना है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, और आपको जो भी ऑप्शन में दिया हुआ ये सभी याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है ओबरा बांध परियोजना। ओबरा बांध परियोजना जो है रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में। इसके बाद है सरदार सरोवर बांध परियोजना। यह जो परियोजना है नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में। डी ऑप्शन दिया हुआ है तिपाई मुख बांध परियोजना। यह एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तिपाई मुख बांध परियोजना भारत के मणिपुर राज्य में बराक नदी पर है। इस परियोजना को लेकर भारत एवं बांग्लादेश के बीच विवाद है। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था किस नदी के जल बंटवारे को लेकर भारत एवं बांग्लादेश के बीच विवाद है, तो तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर भारत एवं बांग्लादेश के बीच विवाद है। इसके बाद तिपाई मुख बांध परियोजना को लेकर भी भारत एवं बांग्लादेश के बीच विवाद है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ में शामिल राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः है। भारतीय संघ में शामिल राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों की जो संख्या है, राज्यों की संख्या टोटल 28 है और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है 8। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, 28 और 8। अगला क्वेश्चन है परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है? परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के अररिया जिला में है। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, अररिया। 2019 पीटी में क्वेश्चन पूछा गया था उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर जिला में है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में बनाया जा रहा है। जितने भी पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डॉल्फिन दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को मनाते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से बढ़िया किस्म के जौ का साक्ष्य मिला है? जौ का जो साक्ष्य मिला है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, बनावली। बनावली जो स्थल है हरियाणा में है, लोथल है गुजरात में, कालीबंगा है राजस्थान में, रोपर है पंजाब में। एग्जाम में इस तरह से भी पूछ दिया जाता है कि लोथल कहाँ पर है, तो राज्य का नाम पूछ दिया जाता है, तो याद रख लीजिएगा जगह का नाम भी गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन यह पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। स्थापना किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। याद रख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधिकारिक भाषा है जिसमें 6 भाषा शामिल है।
अरबी है, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी। सभी 6 भाषा का नाम याद रख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी। इसमें जो यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया हुआ है जर्मन, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से रिलेटेड 2019 पीटी एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछा गया है। अब तक जितने भी बिहार दरोगा के एग्जाम हुए हैं, बौद्ध धर्म जैन धर्म से 2 क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो बौद्ध धर्म जैन धर्म टॉपिक को आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ से आपको एग्जाम के लिए 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। दूसरी बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया गया था वैशाली में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फर्स्ट का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में, फर्स्ट का आयोजन किया गया था राजगीर में, दूसरा का वैशाली हो जाएगा, तीसरा का होगा पाटलिपुत्र, और चौथा का आयोजन किया गया था कुंडलवन कश्मीर में। सीरियल से याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है? भारत की जो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। दूसरी सबसे लंबी नदी है तो गोदावरी नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी की जो लंबाई है 1465 किलोमीटर, और प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? अर्हता यानी योग्यता क्या होनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, यह होना ही चाहिए। इसके बाद है वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल के लिए न्यूनतम उम्र का जो कंडीशन है 35 वर्ष है। इसके बाद दिया हुआ है वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, यानी लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हो, तो यह भी सही है। चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन या नियंत्रण में किसी स्थानीय संस्था में लाभ का पद धारण कर, तो यह गलत दिया हुआ है। यहाँ पर लाभ का पद नहीं धारण करता हो, यह होना चाहिए था। तो डी ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें से गलत हो जाएगा। पूछा जा रहा था कि इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो डी ऑप्शन जो दिया हुआ है यह गलत दिया हुआ है। तो याद रख लीजिएगा, राष्ट्रपति के लिए जो कंडीशन है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, और उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। अगला क्वेश्चन है, सोडियम की परमाणु संख्या है? सोडियम की जो परमाणु संख्या है 11 है। सोडियम का जो संकेत है Na है। सोडियम से रिलेटेड कुछ और पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, और सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है हर मंदिर पटना बिहार, सही है, याद रख लीजिएगा। बूंदी का किला राजस्थान, तो राजस्थान के बूंदी नामक जगह पर है यह बूंदी का किला, सही है। बेलूर मठ उड़ीसा जो दिया हुआ है सी ऑप्शन में, यह गलत दिया हुआ है। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में, यह भी सही है। बेलूर मठ जो है कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। उड़ीसा जो दिया हुआ यह गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र एवं राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन को देख लीजिए। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर विवाद होता है तो उस कंडीशन में जो है केंद्र का कानून मान्य होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? अध्यादेश का जो वर्णन है अनुच्छेद 123 में, यह भी याद रख लीजिएगा। इसमें पूछा जा रहा है राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, विधायी अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में, सही दिया हुआ है। इसके बाद है होमी भाभा पुरस्कार अंतरिक्ष अनुसंधान, यह गलत दिया हुआ है। होमी भाभा पुरस्कार जो दिया जाता है परमाणु ऊर्जा में, बी ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पर गलत दिया हुआ। अंतरिक्ष अनुसंधान में जो दिया जाता है पुरस्कार विक्रम साराभाई पुरस्कार, यह भी याद रख लीजिएगा। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया हुआ है, तो अंक गणित है, गणित का ही पार्ट है, सही ही होगा यह।
इसके बाद है बोरलॉग पुरस्कार, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। बी ऑप्शन में जो दिया हुआ है होमी भाभा पुरस्कार, यह जो दिया जाता है परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, और अंतरिक्ष अनुसंधान में विक्रम साराभाई पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ और नीचे में कूट दिया हुआ है। फर्स्ट में दिया हुआ है, जो लेख मुहर, स्तूप, चट्टान और ताम्र पत्र पर मिलते हैं उन्हें अभिलेख कहते हैं, तो सही है यह। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी कहते हैं, यह भी सही है। इसके बाद है, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मेटिक कहते हैं, यह भी सही है। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे से बनते थे, यह भी सही दिया हुआ है। इसमें सभी सही है। एग्जाम में भी इसी तरह कूट से रिलेटेड भी क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सभी ABCD इसमें से सही है। अगला क्वेश्चन है, CU की पुस्तक की रचना किसने की? CU की पुस्तक की रचना जो की थी, इसका कोई सही आंसर हो जाएगा हेनसांग। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। एग्जाम के लिए यह पुस्तक इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और आपको याद रखने, एक फाहियान का पुस्तक, फाहियान के पुस्तक का जो नाम है फूको की है, यह भी याद रख लीजिएगा। फूको की पुस्तक जो लिखा गया फाहियान के द्वारा, फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर कौन थे? 2019 PT एग्जाम में 5वें नंबर का पूछ दिया गया था एग्जाम में। तो अब आपको क्या करना है, 1 से लेकर 5 तक याद रखना है और लास्ट का 23-24 याद रखना है, क्योंकि दूसरा तीसरा नंबर का भी एग्जाम में रिपीट हो सकता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, दूसरे तीर्थकर थे अजितनाथ। यहाँ पर अजितनाथ दिया हुआ है, दूसरा हो जाएगा, ऋषभदेव हो जाएगा प्रथम, और संभवनाथ तीसरे तीर्थकर थे। इसके बाद चौथे तीर्थकर थे अभिनंदन, और 5वें तीर्थकर थे सुमितनाथ। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दूसरे तीर्थकर कौन थे, तो अजितनाथ हो जाएगा इसका सही आंसर। और 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता मोरक्को देश के रहने वाले थे। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, बक्सर की युद्ध से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर 4 कूट दिया हुआ है इस तरह से। फर्स्ट में दिया हुआ है, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, यह सही है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज और मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ, यह भी सही दिया हुआ है। इस युद्ध में अंग्रेज की हार हुई, यह गलत दिया हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज की जीत हुई थी, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, यह भी गलत दिया हुआ है। अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। याद रख लीजिएगा, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो, और रॉबर्ट क्लाइव जो नेतृत्व किया था पलासी के युद्ध में। पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। दूसरा यहाँ पर सी और डी जो है गलत दिया हुआ है, तो सही जो है सिर्फ इसमें से ए और बी सही है। इस तरह से जो मेन पॉइंट है, जैसे बक्सर का युद्ध हो गया, पलासी का युद्ध हो गया, तो इसके बारे में आप पूरा डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में कूट देकर इस तरह से पूछा जाता है, तो इस कंडीशन में आपको पूरा डिटेल्स जानकारी होना चाहिए, तभी आप सही बना पाइएगा। हम आप लोगों को बिहार दरोगा PT एग्जाम से पहले 100 क्वेश्चन का टोटल 50 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाएंगे। इस तरह से डायरेक्ट आपका 5000 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, और उसका डिटेल्स में डिस्कशन भी कराएंगे। तो एग्जाम के लिए आपका मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप सभी भी हमें अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर आप क्वेश्चन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको सक्सेस प्लैनेट लिखकर सर्च करना है, और वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर लीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1929 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1929 लाहौर अधिवेशन, जगह का नाम भी याद रख लेना है, लाहौर। 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। प्रीवियस ईयर में यह पूछा गया क्वेश्चन है, कराची अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में। महात्मा गांधी जी का भी याद रख लीजिएगा, 1924 में बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। चारों पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वायसराय ने 12 दिसंबर 1911 को राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय इसका सही आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन में लॉर्ड हॉर्डिंग, यह नहीं होगा। लॉर्ड हॉर्डिंग का शासनकाल अलग है, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय इसका सही आंसर होगा। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर संस्था दिया हुआ और उसका संस्थापक दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पर इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, यह सही है। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, यह भी सही है। स्वराज पार्टी जवाहरलाल नेहरू, यह गलत दिया हुआ है। डी ऑप्शन में कांग्रेस समाजवादी पार्टी जयप्रकाश नारायण, यह भी सही है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में पंडित मोतीलाल नेहरू एवं CR दास ने किए थे, यह याद रख लीजिएगा। 1923 में ईस्वी भी पूछ दिया जाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने किए थे। जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, कबीर के गुरु कौन थे? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, कबीर के जो गुरु थे रामानंद, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिटरा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? पिटरा ड्यूरा जो है पत्थर पर चित्रकारी करने की एक कला है। इसका जो आरंभ किया था जहांगीर ने, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्ध का सही कालानुक्रम कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अंबर का युद्ध, इसके बाद पलासी का युद्ध, इसके बाद वांडी वांस का युद्ध, इसके बाद होगा बक्सर का युद्ध, सबसे लास्ट में होगा बक्सर का युद्ध। डेट भी आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंबर का युद्ध जो हुआ था 3 अगस्त 1749 को, पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को, वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। सबसे लास्ट में हुआ था इसमें से बक्सर का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि पर जो हस्ताक्षर किए थे अवध के नवाब और हैदराबाद के निजाम, बी और सी सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में इस तरह से नहीं दिया हुआ है, तो बी को आप 2 मान लीजिए और सी को 3 मान लीजिए, तो थर्ड इसका सही हो जाएगा। केवल 2-3 बंगाल के नवाब नहीं किए थे। अगला क्वेश्चन है, सन 1815 में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? सन 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की जो स्थापना की थी राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताएं।
संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 2019 पीटी में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? भंग जो किया जा सकता है लोकसभा एवं विधानसभा को, राज्यसभा एवं विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है। और इसमें एक और कंडीशन दिया हुआ है कि समाप्त किया जा सकता है। तो राज्यसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद को जो है समाप्त किया जा सकता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन समाप्त किया जा सकता है। समाप्त जो किया जा सकता है संसद द्वारा विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है 552 है, यह भी याद रख लीजिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या जो है 545 है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह से कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 552। वर्तमान में अभी 545 सदस्य है। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो राज्यों से जो प्रतिनिधित्व हो सकता है 530 अधिकतम, और केंद्र शासित प्रदेश से 20। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो 530 प्लस 20 हो गया 550, और 2 सदस्य जो है 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ, इसमें इस तरह से पूछा जा रहा है संविधान के स्रोत और प्रावधान। अमेरिका का संविधान सर्वोच्च न्यायालय, यह सही है। जर्मनी का संविधान आपातकालीन उपबंध, यह भी सही है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान प्रस्तावना की भाषा, यह गलत दिया हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो लिया गया है संविधान संशोधन। प्रस्तावना की भाषा जो लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके बाद है ब्रिटिश संविधान संसदीय प्रणाली, यह भी सही है। तो याद रख लीजिएगा, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन का लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णन है। मूल रूप से संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या टोटल थी 8 थी। अभी वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो एग्जाम में यह भी पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा। अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। भाषा का जो वर्णन है 8वीं अनुसूची में, इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा। संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। तो मूल रूप से 8वीं अनुसूची संविधान में शामिल था। तो इसमें जो भाषा का उल्लेख था मूल रूप से 14 भाषा का उल्लेख था। लेकिन अभी वर्तमान समय में संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो यह भी याद रख लीजिएगा। एग्जाम में इस तरह से पूछ दिया जाता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितने भाषाओं का उल्लेख था? तो 14 भाषाओं का उल्लेख था। अभी वर्तमान समय में संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या 22 है, जिसमें से अंग्रेजी शामिल नहीं है। यह भी याद रख लीजिएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है पंचायती राज। तो पंचायती राज का जो वर्णन है संविधान की 11वीं अनुसूची में। नगर पालिका का वर्णन है 12वीं अनुसूची में। भूमि सुधार संबंधी अधिनियम संविधान के 9वीं अनुसूची में वर्णन है। दल बदल का वर्णन है संविधान के 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का महान्यायवादी, महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, राज्यों के राज्यपाल आदि की नियुक्ति करता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। महान्यायवादी, महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, राज्यों के राज्यपाल, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन ऑप्शन में राष्ट्रपति नहीं दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 29। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फर्स्ट में दिया हुआ है डिगबोई असम IOCL, यह सही है। कोयली गुजरात HPCL, यह जो दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। कोयली गुजरात जो यह बनाया गया है तेल शोधन कारखाना IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। यहाँ पर जो दिया हुआ है HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, यह गलत है। यहाँ पर जो होना चाहिए था IOCL होना चाहिए था, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। बाकी सभी सही है। बीना और तातीपाका आंध्र प्रदेश में है। आप यहाँ से इस तरह से याद रख लीजिएगा कि तातीपाका कहाँ पर है, तेल शोधन कारखाना आंध्र प्रदेश में। एग्जाम में इस तरह से भी पूछ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी ऑप्शन MS स्वामीनाथन। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जो जनक है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक है। डी ऑप्शन में दिया हुआ ई श्रीधरन। ई श्रीधरन को मेट्रो मैन कहा जाता है। मेट्रो के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 5 कथन दिया हुआ और आपको बताना इसमें से कौन सा कथन सही है। बाकी नीचे में यहाँ पर कूट दिया हुआ है। फर्स्ट में दिया हुआ है, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी समिति की संस्तुति पर किया गया। तो यह जो दिया हुआ यह सही दिया हुआ है। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय है। बिल्कुल सही है। गैर संवैधानिक है, इसका संविधान में जिक्र नहीं है। यह जो है सलाह देने वाली संस्था है, यह भी सही है। इसके बाद है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यह भी सही है। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1950 से की गई। यह जो दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। चौथा, पहली पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत की गई थी 1951 से, याद रख लीजिएगा। इसके बाद है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। तो 5वां भी इसमें सही दिया हुआ है। तो गलत जो है चौथा गलत है, बाकी सभी सही है। इसमें जितने भी पॉइंट है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेना है। एग्जाम में इस तरह से पूछ दिया जाता है कि योजना आयोग का गठन कौन सी समिति के सिफारिश पर किया गया था, तो केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर किया गया था। और पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से की गई है। नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015। अब चलिए आंसर देख लेते हैं। चौथा नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन होगा। केवल 1, 2, 3, 5, 4 नहीं आना चाहिए। बाकी तीनों ऑप्शन में 4 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक जो योगदान है तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र का सबसे कम योगदान है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। इस तरह का बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जितने भी भारत के राष्ट्रीय वृक्ष हो गया, इसके बाद राष्ट्रीय मिठाई, राष्ट्रीय पक्षी, यह सभी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है। भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है और भारत का राष्ट्रीय फल आम है, यह भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का जो गठन किया गया था 1995 में, याद रख लीजिएगा, और इसका मुख्यालय है जेनेवा में। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में जावा और सुमात्रा द्वीप स्थित है? जावा और सुमात्रा द्वीप जो स्थित है इंडोनेशिया में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, बोमडिला एवं बुमला दर्रा भारत के किस राज्य में है? बोमडिला एवं बुमला दर्रा जो है भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन यहाँ पर दिया हुआ है।
आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है, और यहाँ पर कूट इस तरह से दिया हुआ है। एग्जाम में भी इसी तरह से कथन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप 2019 पीटी का क्वेश्चन नहीं देखें जरूर देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो 8 से 10 क्वेश्चन इस तरह से कूट से रिलेटेड भी दिया जाता है एग्जाम में। फर्स्ट में दिया हुआ है पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है, यह सही है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। सौरमंडल में टोटल ग्रहों की संख्या 8 है, जिसमें से पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, यह भी सही है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, यह भी सही है। पृथ्वी का कक्षीय झुकाव 66.5 डिग्री, यह भी सही है। पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है 23.5 डिग्री है, याद रख लीजिएगा। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है 23.5 डिग्री और कक्षीय झुकाव है 66.5 डिग्री। तो चौथा भी इसमें जो दिया हुआ है यह भी सही है। तो अब इसमें पूछा जा रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो सभी सही है। इसमें से डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सभी 1 2 3 4 सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल अवरुद्ध लैंड लॉक्ड देश है। लैंड लॉक्ड यानी चारों साइड से जो है भूमि है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है समुद्र से नहीं लगती है। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा समुद्र से लगती है, लेकिन नेपाल जो है, नेपाल के चारों साइड जो है भूमि ही है, समुद्र नहीं है। तो नेपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पाला जाना कहलाता है। रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पाला जाना जो कहलाता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। पीसी कल्चर मछली उत्पादन से संबंधित है। वीटी कल्चर अंगूर उत्पादन से संबंधित, वीटी कल्चर का जो होगा अंगूर उत्पादन। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जैग्रोस पर्वत स्थित है। जैग्रोस पर्वत जो स्थित है ईरान में, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ईरान। अगला क्वेश्चन है, लाल सिंधी किसकी एक विख्यात नस्ल है। लाल सिंधी गाय की एक नस्ल है और यह गाय जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है। सही आंसर होगा बी ऑप्शन, गाय। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर है बिहार, चौथे स्थान पर है पश्चिम बंगाल। तो 4 तक आपको याद रखना है। कई बार इस तरह से पूछ दिया जाता है कि तीसरे स्थान पर कौन सा है, तो बिहार है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है सर्वाधिक जनसंख्या में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है, वह है। बिहार की जनगणना को भी आपको देख लेना है, 102 क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 यानी 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, यह आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन, मधेपुरा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है। इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है प्राथमिक उपभोक्ता पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया है पादप, यह नहीं होगा। अगर ये इसमें पूछा जाता उत्पादक कौन है तब पादप होता, लेकिन इसमें उपभोक्ता दिया हुआ है तो उपभोक्ता में जो होगा हिरन होगा। प्राथमिक में हिरन हो जाएगा, द्वितीयक में शेर होगा, क्योंकि हिरन को जो खाएगा शेर। बी ऑप्शन इसका सही होगा, हिरन। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विश्व वन दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 21 मार्च को, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है और बिहार दिवस भी प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में खतरे में स्थित प्राणियों को शामिल किया जाता है और यहाँ पर 4 कूट दिया हुआ, बताना आपको कौन सा सही होगा।
रेड डाटा बुक में खतरे में स्थित जो प्राणी उसको शामिल किया जाता है, जिसमें जानवर भी है, पेड़ भी है और फुंगी भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें जानवर को ही शामिल किया जाता है, पेड़ भी, जो दुर्लभ पेड़ है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो तीनों जो होगा इसका सही होगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सभी 1 2 3। अगला क्वेश्चन है बल का ऐसा मात्रक है। बल का जो ऐसा मात्रक है न्यूटन है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दाब का जो ऐसा यूनिट है पास्कल है। प्रतिरोध का हो जाएगा ओम। न्यूटन मीटर जो है कार्य का ऐसा यूनिट है। कार्य का जो यूनिट होता है जूल भी होता है और न्यूटन मीटर भी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ चली हुई गोली, तो चली हुई गोली में गतिज ऊर्जा है। बहता हुआ पानी में भी गतिज ऊर्जा है। चलता हुआ हथौड़ा में भी गतिज ऊर्जा है। लेकिन खिंचा हुआ धनुष में जो है स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा नहीं है। अगर खिंचा हुआ धनुष से तीर को छोड़ेंगे तो तीर में गतिज ऊर्जा होगा, लेकिन खिंचा हुआ धनुष में स्थितिज ऊर्जा रहेगा, गतिज ऊर्जा नहीं रहेगा। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, खिंचा हुआ धनुष। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में जो रंग होते हैं 7 रंग, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल। अच्छा सा क्वेश्चन, इसको जरूर बनाइए। आवर्तकाल टी बराबर जो सूत्र होता है 2 पाई रूट अंडर L/G होता है। यह जो है आवर्तकाल का सूत्र है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए, यानी L को जो है 4% बढ़ा दी जाती है, तो आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा यह आपको बताना है। तो यहाँ से आप देखिएगा टी बराबर जो है 2 पाई रूट अंडर L/G है, तो L के जो है यहाँ पर अनुक्रमानुपाती है टी। तो अगर L बढ़ेगा तो टी यानी आवर्तकाल भी बढ़ेगा, अगर L घटेगा तो टी भी घटेगा। तो यहाँ पर 4% बढ़ा दी जा रही है, यहाँ से क्लियर हो गया आवर्तकाल जो है बढ़ेगा। अगर यहाँ पर L जो है नीचे में अगर रहता, G के जगह पर रहता, तब क्या होता कि ठीक उल्टा हो जाता, बढ़ने पर घटता और घटने पर बढ़ता। लेकिन यह L जो है ऊपर में है, इस कारण से बढ़ने पर बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा, तो L जो है रूट में है, 4% बढ़ा रहा है, यानी L का मान भी क्या होगा 4% बढ़ेगा। तो सिंपल सा क्या करना है, रूट L है इस तरह से, तो बराबर में लिख दीजिए √4। L को क्या किया जा रहा है 4% बढ़ाया जा रहा है, तो √4 का मान निकाल दीजिए, √4 का मान आ जाएगा 2। तो यही इसका आंसर हो गया, 2% बढ़ जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डायनेमो का कार्य है। एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जाता है, डायनेमो की जगह पर जनरेटर दे दिया जाता है, डायनेमो जनरेटर को ही कहा जाता है, और हिंदी में विद्युत जनित्र दे दिया रहता है। डायनेमो का जो कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में चेंज करना या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में चेंज करना, यह जो कार्य है ट्रांसफार्मर का कार्य है। एसी को डीसी में परिवर्तित करता है रेक्टिफायर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन है नैनो पदार्थ के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है, यह आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है नैनो कार्बन इस्पात से ज़्यादा शक्तिशाली है, सही है। नैनो फाइबर के कपड़े गंदे नहीं होते हैं, यह भी सही है। नैनो दवाइयाँ ज़्यादा प्रभावकारी होगी, यह भी सही है। हेम्योपैथी नैनो पदार्थ का उपयोग करती, यह गलत है। डी ऑप्शन इसका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है पानी के वाष्पीकरण की क्रिया पेड़ों के किस भाग में होती है। पानी के वाष्पीकरण की क्रिया एस्टोमेटा में होती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एस्टोमेटा पत्तियों में रंध्र यानी छिद्र के रूप में पाई जाती है। श्वसन की क्रिया पौधे में एस्टोमेटा के द्वारा होती है और इसी में जो है वाष्पीकरण भी होता है। तो सही आंसर हो जाएगा एस्टोमेटा। एस्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों में रंध्र यानी छिद्र के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है।
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सेरेब्रम। यह जो मस्तिष्क का पार्ट है सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है संतरा इसका आंसर नहीं होगा। सबसे अच्छा जो स्रोत है आंवला है। संतरा में भी विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन में आंवला दिया हुआ है तो आंवला में मात्रा अधिक रहता है विटामिन सी का, इस कारण से डी ऑप्शन इसका सही होगा, आंवला। अगला क्वेश्चन, आहार नली की सबसे भीतरी परत कहलाती है? आहार नली के सबसे बाहरी परत को कहा जाता है सेरोसा। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भीतरी परत, तो आहार नली की जो सबसे भीतरी परत है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन म्यूकोसा। म्यूकोसा आहार नली की सबसे भीतरी परत है। आहार नली की सबसे बाहरी परत है सेरोसा। अगला क्वेश्चन, अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं? अमीबा जो भोजन ग्रहण करते हैं कूटपाद से, और अमीबा का जो प्रचलन अंग है कूटपाद है। तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए। एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जाता है, अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है, तो कूटपाद है। अमीबा भोजन ग्रहण करते हैं कूटपाद से, दोनों याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिलेंट्रेटा समूह के प्राणी है? सिलेंट्रेटा समूह के जो प्राणी है, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हाइड्रा, अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, यह सभी जो है संघ प्रोटोजोआ के प्राणी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना इसमें से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर कूट नीचे में दिया हुआ है इस तरह से। सबसे पहला दिया हुआ है मरकरी का यस्क सिनेबार है, सही है। मरकरी का जो संकेत होता है Hg, सिनेबार का जो यहाँ पर सूत्र है HGS, यह भी याद रख लीजिएगा। मरकरी का जो यस्क है सिनेबार है, सिनेबार से प्राप्त किया जाता है मरकरी यानी पारा। पारा का यहाँ पर सभी पॉइंट दिया हुआ है। यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो सही है। मरकरी यानी पारा जो है एक धातु मेटल है, यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और ब्रोमीन जो है अधातु है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है यह क्वेश्चन। इसके बाद है यह ताप तथा विद्युत का कुचालक होता है, तो यह गलत दिया हुआ है। मरकरी जो होता है ताप एवं विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए इसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। यहाँ पर जो कुचालक दिया हुआ है यह गलत दिया हुआ है, सुचालक होना चाहिए यानी गुड कंडक्टर होता है ताप एवं विद्युत का। इसके बाद है अमलगम में आवश्यक रूप से मरकरी होना ही चाहिए, तो बिल्कुल यह सही है। एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अमलगम के लिए आवश्यक है, तो मरकरी आवश्यक है। इसके बाद है यह श्वेत एवं चमकीला होता है, तो यह भी सही ही दिया हुआ है, सभी सही है। लेकिन तीसरा जो दिया हुआ है यह ताप तथा विद्युत का कुचालक होता है, यह गलत है। मरकरी जो है ताप एवं विद्युत का सुचालक है। अब ऑप्शन को देख लीजिए, 3 नहीं होना चाहिए, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, केवल 1, 2, 4, 5। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान है? रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था जे थॉमसन, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रोटॉन का खोज हो जाएगा गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का खोज हो जाएगा चैडविक। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का आपको सूत्र बताना है। तो खाने वाला सोडा का जो सूत्र है NaHCO3, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में जो है यह धोने वाला सोडा, धोवन सोडा का सूत्र है, Na2CO3 × 10H2O। NaHCO3 जो है बेकिंग सोडा का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? फीफा विश्व कप 2022 का जो आयोजन किया जाएगा कतर में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। करेंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में शामिल किए हैं सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो जरूर सभी को आप याद रख लीजिएगा। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किया जाएगा कतर में,
बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इससे पहले जो आयोजन किया गया था 2018 में रूस में, याद रख लेना आपको 2018 का कहाँ आयोजन हुआ था, तो रूस में, और विजेता देश थे फ्रांस। विजेता का नाम याद रखना, एग्जाम इस तरह से पूछा जा सकता है। फीफा विश्व कप 2018 के विजेता कौन से देश है, तो फ्रांस है। अगला क्वेश्चन है आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का विजेता कौन सा देश है। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का जो आयोजन किया गया है दक्षिण अफ्रीका में, बी ऑप्शन इसका दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विजेता कौन सा देश है, तो बांग्लादेश इसका सही आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आयोजन देश का भी नाम याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू किया है। रोजगार सेतु योजना का जो प्रारंभ किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। कोविड-19 से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा। कोविड-19 से संबंधित जितने भी सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है योजना या फिर एप्लीकेशन, यह सभी एग्जाम में पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य जो है केरल है। अगला क्वेश्चन है सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है। सुनील छेत्री का जो संबंध है फुटबॉल खेल से, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में 156 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 156 देशों की सूची में भारत का स्थान जो 144 है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रथम स्थान पर देश है फिनलैंड। फर्स्ट नंबर पर भी पूछा जाता है तो याद रख लीजिएगा फिनलैंड देश है प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान 144वां। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। अभी हाल ही में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पहले जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल थे। गिरीश चंद्र मुर्मू से पहले राजीव महर्षि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। तो अब वर्तमान का हो जाएगा बी ऑप्शन गिरीश चंद्र मुर्मू, यह आपको याद रखना। अभी वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। राजीव कुमार हो जाएगा नीति आयोग का उपाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग रखा गया है। अटल सुरंग जो रखा गया रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रोहतांग सुरंग जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में है, यह भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है। टॉक बैक कीबोर्ड जो विकसित किया गया है गूगल के द्वारा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा गूगल। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन है। वर्तमान समय में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त जो है बिमल जुल्का है, अप्रैल 2020 में बना है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। संजय कोठारी जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC है, यह भी याद रख लेना आपको। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है संजय कोठारी। संगीता रेड्डी हो जाएगा फिक्की का अध्यक्ष। राजीव कुमार है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बिमल जुल्का। अगला क्वेश्चन है 100% घरों को LPG कनेक्शन देने वाले देश का पहला राज्य कौन सा है। एक 100% घरों को LPG कनेक्शन देने वाला देश का जो पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सभी करंट का क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही है, तो जरूर याद रखते चले जाइएगा आप। अगला क्वेश्चन है निम्न में से राज्य एवं नए राज्यपाल का सही सुमेल नहीं है, कौन सा सही नहीं है यह आपको बताना है। यहाँ पर इस तरह से कूट दिया हुआ है। एक क्वेश्चन राज्यपाल से रिलेटेड पूछा जाएगा एग्जाम में।
अभी हाल ही में कुछ राज्य के राज्यपाल चेंज किए गए हैं। मेघालय का जो हो जाएगा सत्यपाल मलिक। इससे पहले सत्यपाल मलिक गोवा के राज्यपाल थे। अब गोवा के जो राज्यपाल बने हैं भगत सिंह कोश्यारी, यह भी सही है। इसके बाद है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होता है। तो जम्मू कश्मीर के अब वर्तमान उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, यह भी सही है। इसके बाद है असम। तो असम का जो दिया हुआ है यहाँ पर जगदीप धनखड़, यह गलत दिया हुआ है। तेलंगाना का बनवारी लाल पुरोहित, यह भी गलत दिया हुआ है। असम के जो राज्यपाल है अभी वर्तमान में जगदीश मुखी है। तेलंगाना के राज्यपाल है टी सौंदरराजन, याद रख लीजिएगा। जगदीप धनखड़ जो दिया हुआ यह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है। बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु राज्य का राज्यपाल है। सही जो है 1 2 3 सिर्फ सही है, 4 5 गलत दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, केवल 1 2 3। अगला क्वेश्चन है सार्क का महासचिव कौन है? सार्क का जो महासचिव है अमजद हुसैन बीसियाल, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उसके महासचिव कौन है, याद रख लेना है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। सार्क का जो मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एंटोनियो गुतरेस जो हो जाएगा यूएनओ का महासचिव। आंद्रे एजोलो जो दिया हुआ है यूनेस्को का महासचिव है। इसके बाद है क्यू डांग्यू, यह जो है FAO के महानिदेशक है। FAO यह जो है खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का थीम क्या है? जितने महत्वपूर्ण दिवस है जैसे हो गया विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, इन सभी का थीम एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि दिवस का नाम सभी को पता रहता है और थीम एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो महत्वपूर्ण दिवस का थीम आपको याद रखना है। प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और इस बार 2020 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का जो थीम था वुमेन इन साइंस, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, महिलाओं की साइंस में भागीदारी। अगला क्वेश्चन है प्रज्ञान सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? प्रज्ञान सम्मेलन 2020 का जो आयोजन किया गया नई दिल्ली में, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अजय वारियर संयुक्त युद्ध अभ्यास का संबंध भारत एवं के बीच है। एक क्वेश्चन युद्ध अभ्यास से संबंधित भी पूछा जाता है, तो याद रख लेना है आपको 2019 एवं 2020 का युद्ध अभ्यास। अजय वारियर संयुक्त युद्ध अभ्यास जो संबंधित है भारत एवं इंग्लैंड के बीच, बी ऑप्शन इसका सही होगा, भारत एवं इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जो जारी किया जाता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया हो वर्ल्ड डेमोक्रेसी यूनियन, ऐसी कोई संस्था नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार सूचकांक जारी किया जाता है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें भारत का जो स्थान है 51 है, यह भी याद रख लेना है आपको, भारत का स्थान 2020 में 51वां है। अगला क्वेश्चन मैथ से संबंधित है। बिहार दरोगा PT एग्जाम के सिलेबस में मैथ नहीं दिया हुआ है। सिलेबस में जो दिया हुआ है समान ज्ञान एवं करेंट अफेयर्स, लेकिन 2019 PT एग्जाम में 5 क्वेश्चन फर्स्ट एवं सेकंड शिफ्ट दोनों में पूछा गया है मैथ से। इस प्रैक्टिस सेट में भी 5 क्वेश्चन शामिल किए हैं मैथ से। वीडियो को रोक करके आप खुद से ट्रैक कर लीजिए, 1 मिनट का आपको समय लेना है मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है एक व्यापारी को 112 मीटर कपड़ा बेचने पर 48 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है कि 48 मीटर कपड़े बेचने पर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इसमें आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य मान लेना है। जैसे 1 मीटर कपड़े का मान लीजिए विक्रय मूल्य 1 रुपया या X भी मान सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं आप, आंसर एक ही आएगा। तो मान लेते हैं कि 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य जो है 1 रुपया है, तो लाभ यहाँ पर दिया हुआ है, लाभ जो दिया हुआ 48 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ जो है 48 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य, 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 48 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 48 रुपया हो जाएगा। तो लाभ यहाँ से 48 रुपया निकल गया। इसके बाद
विक्रय मूल्य यानी एसपी सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा 112 रुपया होगा। क्यों होगा? यहाँ पर दिया हुआ 112 मीटर कपड़ा बेचने पर, कपड़ा जो बेच रहा है टोटल 112 मीटर, 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य है 1 रुपया, तो 112 मीटर का हो जाएगा 112 रुपया। तो विक्रय मूल्य यहाँ से 112 रुपया निकलेगा। अब हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य बराबर जो सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है। विक्रय मूल्य है 112, लाभ है 48, तो 112 में से 48 को घटा दीजिए, यही जो है क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 112 में से 48 को घटाइएगा तो 64 आ गया। 64 यहाँ से क्रय मूल्य निकाल गया। अब हमें जो निकालना है लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर जो सूत्र होता है लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य, इसलिए क्रय मूल्य यहाँ पर 64 निकाले हैं। तो अब निकाल सकते हैं आसानी से, लाभ प्रतिशत जो हो जाएगा यहाँ पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100, लाभ का मान है 48 गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य है 64। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, 16 तिया हो गया 48, 16 चौका 64, सॉल्व करने पर जो आ जाएगा 75% आ जाएगा। यही इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, एबीसी के वेतन का अनुपात 1:3:4 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10%, 15% की वृद्धि की जाए तो उसके बढ़े हुए वेतन का क्रमशः अनुपात क्या होगा, बताना है। यहाँ पर एबीसी के वेतन का अनुपात कितना है, तो 1:3:4। तो 100 से गुना कर देते हैं सभी में, सहूलियत रहेगा 5%, 10%, 15% बढ़ाने में। ए का वेतन हो जाएगा यहाँ पर 100 के अनुपात में हो गया, 100 से गुना कर दिए। बी का हो गया यहाँ पर 300 और सी का हो गया यहाँ पर 400। अब यहाँ पर कहा जा रहा है उसके वेतन में क्रमशः 5% का वृद्धि, तो 100 का 5% निकालिएगा 5 होता है, वृद्धि यानी प्लस, तो 100 में 5 जोड़ दीजिएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा 105 हो जाएगा, ए का हो गया। बी में कहा जा रहा है 10% का वृद्धि, यहाँ पर 10% दिया हुआ है, तो 300 का 10% निकालिएगा 30 होगा, 300 में 30 जोड़ दीजिएगा तो 330 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद कहा जा रहा है सी के वेतन में 15% का वृद्धि, तो सी का जो वेतन है 400 है, 400 का 15 निकालिएगा 60 होता है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 460 हो जाएगा। अब आपसे कहा जा रहा है बढ़े हुए वेतन का क्रमशः अनुपात कितना होगा, 105 अनुपात आ गया, 330 हो गया, 460। इसको आप काट दीजिए, काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से भाग देना पड़ेगा। 5 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर 21 पंचे हो गए 105 और 66 पंचे यहाँ पर हो जाएगा 330। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 90 पंचे हो गया यहाँ पर 450, 5 दूना 10, तो 92 यहाँ पर हो गया, 21:66:92। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 21:66:92। अगला क्वेश्चन है 11% की दर से 2 वर्षों के लिए ₹x पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपया 50 पैसा है, तो x का मान क्या होगा, बताना है आपको। अच्छा सा क्वेश्चन है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 11% की दर से, दर जो है 11% दिया हुआ है, समय है 2 वर्ष, रुपये x, यहाँ पर जो मूलधन है p जो है यहाँ पर x है, यानी रुपया यहाँ पर x है, मूलधन हो गया x पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो दिया हुआ है 60 रुपया 50 पैसा, तो x का मान क्या होगा, यानी आपको मूलधन बताना है क्या होगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन रहे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ रहे और टाइम जो है यहाँ पर 2 वर्ष रहे, तो आपको यह सूत्र प्रयोग करना है, डी बराबर डी यानी डिफरेंस साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, डी बराबर जो सूत्र यूज करना है पी इंटू आर बट्टा 100 का स्क्वायर। पी जो है यहाँ पर हो गया मूलधन हो गया, आर हो गया दर। अब इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इस तरह से दिया हुआ है, डी का मान जो है 60 रुपया 50 पैसा है, तो सभी मान को रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 60 रुपया 50 पैसा हो गया। पी का मान कितना है, तो एक्स है, x रुपया मूलधन यहाँ पर दिया हुआ है, x रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, x हो गया मूलधन, आर कितना है तो 11% यहाँ पर दिया हुआ है, तो 11 हो गया बट्टा में 100 हो गया और स्क्वायर इसका कर दीजिए। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है, x का मान आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो x बराबर यहाँ पर जो हो जाएगा तिरछा क्रॉस गुना कर दीजिए, गुना 100 हो जाएगा, गुना 100 और यहाँ पर बट्टा में जो हो जाएगा 11 गुना 11 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, मान आ जाएगा यहाँ पर 60.50 है, यहाँ पर दशमलव आपको हटाना पड़ेगा, 100 से नीचे में गुना कीजिएगा, 100 को काट दीजिएगा, 11 गुने 11 में गुना करने पर 121 होता है और 121 पंचे होता है 605, काटने पर आपको आ जाएगा 5000, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन 5000 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। तो यह भी अच्छा सा क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में। तो यहाँ पर ए बी सी इस तरह से तीन संख्या ले लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तीसरी संख्या को मान लेते हैं यहाँ पर 100। सहूलियत रहेगा दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में। तीसरी संख्या यानी 100 की तुलना में 30%। 30% यहाँ पर पहला के ले लीजिए, 30% और 37% कम है। तो 100 का 30% निकालिएगा 30 होगा। 100 में से 30 घटा देना है यानी 70 हो गया फर्स्ट। इसके बाद दूसरी संख्या जो हो जाएगा 37% कम, यानी दूसरी संख्या जो हो गया यहाँ पर 63 हो गया। पहली संख्या 70 हो गया, दूसरी संख्या हो गया 63। अब कहा जा रहा है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, दूसरी संख्या है 63 और पहली संख्या है 70, तो इसके बराबर करने के लिए दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। तो दूसरी संख्या कम कितना है, तो 7 कम है, यानी अगर आप 63 में 7 अगर जोड़ देते हैं तो 70 के बराबर हो जाएगा। तो यही आपको निकालना है कि 63 जो है यानी 7 जो है 63 का कितना प्रतिशत है, यही निकाल दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे निकालना है आपको 7/63 गुना 100। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर जो यहाँ पर होगा 11.11% आएगा। तो अगर आप 63 का 11.11% अगर आप 63 का निकालिएगा तो 7 आएगा, और 7 अगर आप 63 में जोड़ दीजिएगा तो 70 के बराबर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 11.11। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में छात्रों को उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक हासिल करने होते हैं। एक छात्र को 45 अंक मिलता है और वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे। अच्छा सा यह भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक हासिल करने होते हैं, यानी 25% अंक चाहिए पास करने के लिए। एक छात्र को 45 अंक मिलता है, एक छात्र को यहाँ पर 45 अंक मिल रहा है और वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है। 45 अंक मिल रहा है फिर भी 45 अंक से फेल हो जाते, यानी अगर उसको 45 अंक और मिल जाता, पहले से यहाँ पर 45 अंक था, छात्र को यहाँ पर जो है 45 अंक प्राप्त हुआ है, अगर उसको 45 अंक और मिल जाता तो 45 अंक से यहाँ पर जो फेल हो रहा है नहीं होता, यानी उसको अगर 90 अंक प्राप्त हो जाता एग्जाम में पास हो जाता। पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए, 25% यहाँ पर दिया हुआ है। तो 90 अंक जो हो जाएगा 25% के बराबर, 25 के बराबर हो गया 90। अब कहा जा रहा है उस परीक्षा का अधिकतम अंक कितने होंगे। तो अधिकतम अंक कितना होगा, 100% होगा। तो 100 का मान निकाल दीजिए। तो 100 का मान यहाँ से जो आपको प्राप्त होगा 360 प्राप्त होगा। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में सोहराई खोवर को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किससे संबंधित है। सोहराई खोबर जो संबंधित है पेंटिंग से, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। झारखंड के हजारीबाग जिला में आदिवासियों द्वारा सोहराई खोबर पेंटिंग बनाई जाती है, पेंटिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया है। एग्जाम के लिए अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वर्ष 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार 7 हस्तियों को दिया गया है, जिसमें से सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मैरी कॉम, तीनों होगा। लेकिन डी ऑप्शन में जो दिया हुआ मनोहर पर्रिकर, तो मनोहर पर्रिकर को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, पद्म विभूषण नहीं मिला है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मनोहर पर्रिकर। इसके बाद सुषमा स्वराज एवं अरुण जेटली को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। वर्ष 2019 का 29वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। 29वां सरस्वती सम्मान जो दिया गया है वासुदेव मोही को, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वासुदेव मोही सिंधु लेखक है, सिंधी भाषा के लेखक है, और पुस्तक का नाम याद रख लीजिएगा चेकबुक। नासिरा शर्मा को 29वां व्यास सम्मान दिया गया है, पुस्तक का नाम याद रख लीजिएगा कागज के फूल। नासिरा शर्मा से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 29वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक लीजेसी ऑफ लर्निंग के लेखक कौन है। पुस्तक लीजेसी ऑफ लर्निंग के जो लेखक है सविता छाबड़ा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने अवन-गार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में शामिल किए जाने की घोषणा की है।
सेना में अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल की जो शामिल करने की घोषणा की है? फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा रूस। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा कोरोना ट्रैकिंग करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? कोरोना को ट्रैकिंग करने के लिए ऐप जो लॉन्च किया गया है आरोग्य सेतु ऐप, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में पहला ई कचरा क्लिनिक खुला है? एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहला ई कचरा क्लिनिक खुला है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, भोपाल। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड मिशन नासा से महत्वपूर्ण भागीदारी के साथ विज्ञान उपकरण, डेटा और विज्ञान का विश्लेषण प्रदान करेगा का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष किया जाएगा? यूक्लिड मिशन का जो लॉन्च किया जाएगा 2022 में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था यूक्लिड मिशन के बारे में, 2022 में इसका लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? $2019 के बजट में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया अगले 5 वर्ष में, तो 2024 तक प्राप्त करना चाहता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 2024। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी मिसाइल के बारे में आपको बताना है। 4 यहाँ पर कथन दिया हुआ है और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कूट में बताना है आपको कौन सा सही होगा। फर्स्ट दिया हुआ है, यह जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। सही है। इसकी मारक क्षमता 500 किलोग्राम के विस्फोटक के साथ 250 किलोमीटर है, यह भी सही है। और 1000 किलोग्राम के विस्फोटक के साथ 150 किलोमीटर है। इसके बाद तीसरा दिया हुआ है, इसका प्रथम परीक्षण 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया था, यह भी सही दिया हुआ है। यह स्वदेशी निर्मित मिसाइल है, यह भी सही है। तो इसमें जो चारों दिया हुआ है सभी 1, 2, 3, 4 सही है। हम आप लोगों को इसी तरह 100 क्वेश्चन का टोटल 50 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाएंगे। डायरेक्ट रूप से आपका 5000 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और उसका डिटेल्स में डिस्कशन कराएंगे। एग्जाम के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेट से क्लियर हो जाएगा। खास करके करेंट अफेयर सेक्शन में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट से ही देखने को मिलेगा। तो आप रेगुलर रूप से प्रैक्टिस सेट को दीजिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी हमें अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए। अगर आप क्वेश्चन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको सक्सेस प्लैनेट लिख कर सर्च करना है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और आप अपना मार्क्स कमेंट करके बताइए। बिहार दरोगा एग्जाम में जो मार्क्स मिलेगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। तो एग्जाम जो PT एग्जाम जो होगी टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 200 अंकों की परीक्षा होगी। यहाँ पर आप नेगेटिव मार्किंग के बारे में समझ लीजिए, इसके लेकर बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। यानी अगर आपका 10 क्वेश्चन गलत होता है तो सिंपल सा आपको क्या करना है, 0.2 में 10 से गुना कर देना है। अगर 100 में से 15 क्वेश्चन गलत हुआ है तो 15 से गुना कर दीजिएगा। तो 0.2 में 10 से गुना करने पर 2 प्राप्त होता है। तो यह जो हो गया 2 अंक हुआ। यहाँ पर प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा और एक क्वेश्चन सही होने पर 2 अंक मिल रहा है। तो यहाँ पर इसका मीन्स यह हुआ कि अगर आप 10 क्वेश्चन गलत किए हैं तो एक आपका सही क्वेश्चन कट रहा है, यानी 2 अंक आपका कट रहा है। एक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिल रहा है। तो बिहार दरोगा एग्जाम में 1/10 निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग को लेकर बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो 1/5 इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, 1/10 निगेटिव मार्किंग है। यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो 1/10 निगेटिव मार्किंग है, इसलिए आप एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा। 10 क्वेश्चन में से आपका 1-2 क्वेश्चन वैसे भी सही हो ही जाएगा। अब आप अपना मार्क्स कमेंट करके बताइएगा। गर्ल्स के लिए अगर इसमें आपका 20 से 25 क्वेश्चन भी सही है तो स्कोर ठीक है, क्योंकि गर्ल्स का बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है। 2019 PT एग्जाम में गर्ल्स का जो रिजल्ट हुआ था जनरल कैटेगरी में 100 में से 44 क्वेश्चन सही बनाने पर। अभी एग्जाम में समय है, 3 महीने का समय है। आप अच्छे तरीके से तैयारी करके बिल्कुल सिलेक्शन ले सकते हैं। अभी आप इसमें करेंट अफेयर्स का मैक्सिमम क्वेश्चन छोड़ ही दिए होंगे। रीज़न यही है कि अभी आप पढ़े नहीं हैं, तैयारी नहीं किए हैं, तो इस कारण से ज़्यादा नहीं बना पाए होंगे। गर्ल्स के लिए अगर 20 से 25 क्वेश्चन इसमें सही बना
है तो तैयारी अच्छी है। बॉयज़ के लिए 30 से 35 क्वेश्चन भी अगर आपका इसमें सही है तो ठीक है, आप तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से, एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी आपको अगर इसमें 30 से 35 क्वेश्चन भी बना है तो घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। फिर भी आपका इसमें कितना मार्क्स आया है कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। करेंट अफेयर्स की तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। 1 साल का आपको पढ़ना है, यानी 1 जनवरी 2020 से आपको शुरू करना है और एग्ज़ाम जो है नवंबर में ली जाएगी, नहीं तो दिसंबर 2020 में ली जाएगी। तो एग्ज़ाम तक आपको पढ़ना है।